please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अब वक्त है आर पार का, और आज आर पार में हम एक ही सवाल पूछेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 वर्ष पर जब संसद में बात करने की हुई तो आखिरकार क्यों आजादी के नाम पर बंटवारा हो गया, क्यों देश में फिर इंटॉलरेंस की बात आ गई। आज आर पार इसी पर होगा, और लेकिन पहले फिलहाल हेडलाइंस। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले का आरोपी और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में पीएम ने दिया करेंगे और करेंगे करके रहेगा नारा, तो आरएसएस पर सोनिया गांधी के हमले पर सियासी हुआ संग्राम। आर पार में देखिए अब से कुछ मिनटों में देश की सबसे बड़ी बहस लाइव। महागठबंधन तोड़े जाने पर नीतीश से नाराज बताए जा रहे शरद यादव गुरुवार से करेंगे बिहार का 3 दिन का दौरा। बतौर अध्यक्ष 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पीएम मोदी ने दी अमित शाह को बधाई, तो कुछ नेताओं ने उठाई दूसरी बार अध्यक्ष बनाने की बड़ी मांग। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बाढ़ प्रभावित बनासकांठा और पाटन में 4 गांवों को गोद लेने और पुनर्वास के लिए 10 करोड़ की मदद का ऐलान किया। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में इतिहास की कई परतें खुलेंगी, क्योंकि संसद में आज अगस्त क्रांति पर चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने जो कुछ कहा उस पर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। मौका था भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर चर्चा का, लेकिन सोनिया गांधी ने इस मौके पर खुलकर जोरदार सियासत की। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में आजादी नहीं बल्कि डर का माहौल है, नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छाए हुए हैं, लोकतांत्रिक और सेकुलर मूल्य खतरे में है। लेकिन आज आपको याद दिलाना जरूरी है कि आजादी की लड़ाई के दौर में अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो क्या बार बार मात खा रहा विपक्ष भी यही नीति अपनाने में लगा है? क्या वाकई देश में नफरत का माहौल है, या सिर्फ सियासत के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं? और क्या देश की आजादी दिलाने में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का योगदान था? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जहां आजादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है। संसद में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही थी, और इसी चर्चा के बीच सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से लेकर आरएसएस तक के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियां हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहां आजादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है? ऐसा लगता है कि इस दृष्टि पर आज नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए हैं। सोनिया के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आ गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। सोनिया जी को अभी भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा शायद। जिन्होंने भी उनकी स्क्रिप्ट बनाई है शायद सोच समझ के नहीं बनाई। जिन संगठनों ने, इसमें आरएसएस शामिल है, अंग्रेजों का साथ दिया, आज सबसे ज़्यादा वही चला रहे हैं भारत में। इससे सोनिया गांधी बिल्कुल सही है कि भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
इटली में जाकर के देखना चाहिए, वहाँ अच्छा दिखाई देगा। यहाँ तो उसको अंधकार दिखाई दे रहा, वहाँ उजाला दिखाई देगा। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी ने भी देश के लिए गर्व से इस बड़े मौके पर सियासत दिखा दी। ममता की पार्टी ने आज भाजपा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है। बीजेपी भारत छोड़ो, क्योंकि जिस तरह अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स अपनाया था, उस तरह भी बीजेपी भी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स अपनाया है। अब जरा सुनिए इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा। दल से बड़ा देश होता है, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है। मेरे अपने से ऊपर 125 करोड़ देशवासी होते हैं। अगर उस भाव को लेकर के हम उठ चलें, हम सब मिलकर के आगे बढ़ें, तो हम इन समस्याओं के खिलाफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। सवाल है कि देश के लिए गर्व के मौके पर राजनीति का राग छेड़कर क्या सोनिया ने इस मौके का अपमान किया, और सांप्रदायिक सोच का, और क्या एक बार फिर सिर्फ सियासत के लिए देश में भय के माहौल का मुद्दा उठाया गया। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण सुनिए, अगस्त क्रांति पर सियासी रोटी का विश्लेषण सुनिए। गर्व के मौके पर संसद में सोनिया गांधी का सियासी बखेड़ा सुनिए। आपको हम बताते हैं कि ये गर्व का मौका था, लेकिन सोनिया गांधी ने इसको इस्तेमाल करा, यूज करा पॉलिटिक्स करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंदोलन के सम्मान से ज्यादा मोदी शासन पर सवाल खड़े करे गए। आजादी के नायकों पर हुई बंटवारे की सियासत। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, सियासत में हारे तो भय की राजनीति के सहारे चलने की पुरजोर कोशिश हुई। यह बताने की कोशिश हुई कि देश में, मुल्क में सिर्फ डर का माहौल है और डर के अलावा कुछ नहीं है। जबकि आज का जो मौका था वो अगस्त क्रांति का मौका था, उसके 75 वर्ष का मौका था। देश और दुनिया को बताने का मौका था कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने ये मुट्ठी बंद है। लेकिन आज मुट्ठी को खोला गया और उसको सियासत के लिए इस्तेमाल उसका किया गया। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। संबित पात्रा, मेरे साथ इस डिबेट के अंदर राजीव त्यागी साहब है अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर खालिद अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं जो कि नेता हैं टीएमसी के। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के नुमाइंदे हैं। और मेरे साथ इस डिबेट में अबू आजमी भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। और मेरे साथ राकेश सिन्हा भी होंगे, आरएसएस के विचारक। इस डिबेट की शुरुआत बिना लाग लपेट के सीधा मैं आपसे करता हूं, राजीव त्यागी। और मैं आपसे 40 सेकंड में जानना चाहूंगा, आपको पुरजोर मौका दूंगा। क्या आपको लगता है कि आज अगस्त क्रांति पर सियासी रोटी सेकी गई है? क्या यह सेकनी जरूरी थी? साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन आप ये कर सकते हैं, आज का दिन छोड़ा जा सकता था? निश्चित रूप से कोई सियासी रोटी नहीं सेकी गई है। और सोनिया गांधी जी ने देश को भारतीय जनता पार्टी के बारे में आईना दिखाने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किसान से लेकर, नौजवान से लेकर के, महंगाई से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, चाइना से लेकर के हर एक फ्रंट पे परेशान कर रही है लोगों को और फेल्योर की तरफ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है फूट डालो, शासन करो। और जो कि आज की डेट में आप देख भी रहे हैं, पूरा हिंदू और मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, महापुरुषों को महापुरुषों से लड़ाया जा रहा है, जातियों को जातियों से लड़ाया जा रहा है। लेकिन विकास नामक जो एजेंडा है वो, हालांकि हरियाणा में कहीं विकास जरूर मिला है, लेकिन विकास नामक एजेंडा कहीं दिखता नहीं है। जी, कांग्रेस कहती है, लास्ट सेंटेंस, कांग्रेस कहती है नफरत छोड़ो, कांग्रेस कहती है भारत जोड़ो, कांग्रेस कहती है हिंसा छोड़ो। और इतिहास से देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया ना, इतिहास से हमें वर्तमान के बारे में और भविष्य की नींव की निर्माण करने की सीख मिलती है। और लास्ट सेंटेंस का नाम, आपके प्रोमो में चला भी, आपके प्रोमो में हमने महात्मा गांधी जी को देखा, पंडित नेहरू को देखा, आरएसएस का कोई विचारक दिखा कहीं आजादी के मतवालों के रूप में? दिखा, बता दीजिए। अगर सोनिया गांधी जी उस आईने को दिखा रही हैं तो आईना जरूर देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को। ठीक है। संबित पात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट की 75वीं सालगिरह पर, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर यह मुद्दे क्यों उठाए गए देश की संसद में? क्या जरूरी थे आपको लगता है, जो सोनिया गांधी ने जिसकी बात करी?
मैं देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदुस्तान के संसद के माध्यम से भारत की जनता ने दो महत्वपूर्ण नेताओं को सुना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना और भारत की जो विपक्ष की मुख्य नेत्री हैं आदरणीय सोनिया जी को सुना। दोनों के विमर्श में आप कॉन्ट्रास्ट देखिए और फर्क देखिए। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि भूल जाइए आप किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं, हमारे वैमनस्य हो सकते हैं, पृथक पृथक हमारे विचारधारा हो सकती है, मगर एक हो जाइए और एक होकर मां भारती के लिए काम करिए ताकि हमारा भविष्य और उज्जवल हो सके। गरीबी के खिलाफ लड़ना है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां भारती, भारत और पॉजिटिविटी की बात की, सकारात्मकता की बात की, वहीं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने नेहरू और नेगेटिविटी की बात की और केवल परिवार की बात की। उन्होंने केवल यह दिखाने की कोशिश की केवल कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है वह एक परिवार का ही, वो एक परिवार, मैं कंप्लीट कर दूं, मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोल रहा। किसान भी हैं, और आप ही इंटॉलरेंट हो जाएंगे राजीव जी, तो कैसे होगा? सरकार क्या कर रही है? कैसे होगा राजीव जी? सोनिया जी ने कहा है कि टॉलरेंस खतरे में है। ये डिबेट में अब आप देखिए, डिबेट में तो टॉलरेंस रखना पड़ेगा ना, एक दूसरे को सुनना पड़ेगा। डिबेट में तो एक दूसरे को सुनना पड़ेगा। सोनिया जी कह रही हैं कि हम लोग एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और आप बोल रहे हैं 10 मिनट बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। आप ऐसे भी इंटरवीन करेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है राजीव त्यागी, वी हैव टू बी फेयर एनफ। ऐसे नहीं। संबित पात्रा 20 सेकंड, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही तो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रही थी और ये हम और राकेश सिन्हा कहां पर थे, मैं हाथ जोड़ के उनसे पूछना चाहता हूं, अरे वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी का कांग्रेस था और ये जो कांग्रेस आई, कांग्रेस मी, कांग्रेस माई सेल्फ, परिवार का कांग्रेस है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं हाथ जोड़ के, राजीव भाई आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप सोनिया जी के नजदीकी भी हैं, आप सोनिया जी से ये सवाल पूछिए। मेरे पूर्वज, आपके पूर्वज, राजीव त्यागी के पूर्वज और अमीश देवगन के पूर्वज, राकेश सिन्हा जी के पूर्वज कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट तो कर रहे थे हिंदुस्तान की माटी के लिए। सोनिया जी के पूर्वज यूरोप में भारत के लिए कौन से जिले से लड़ रहे थे, ये बता दीजिए। सोनिया जी की पिताजी, सोनिया जी के माताश्री, सोनिया जी के कौन से जिला से लड़ रहे हैं? मैं 5 सेकंड का सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस बार बार ये जताने की क्यों कोशिश करती है कि देश की आजादी उसकी वजह से है, मानो जैसे देश सिर्फ गांधी और नेहरू परिवार ने आजाद कराया हो? क्यों आप लोग ये बताने में जुड़े हैं? क्या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का कोई हाथ नहीं था? आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं देश के। जी नेहरू कितने साल जेल में रहे, जरा बताएंगे? आप बड़े नहीं बताइए ना, मेरे कुछ सवाल आप बताइए। महात्मा गांधी कितने साल जेल में रहे, जरा बताइए। पंडित नेहरू के कितने परिवार के लोग बाग एक साथ जेल में रहे? 24 लोग बाग जो है जेल में रहे और 9 साल पंडित नेहरू जेल में रहने का काम किए और अनगिनत साल तो महात्मा गांधी रहने का काम किए। निश्चित रूप से महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की क़यादत में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटेल साहब और जितने भी क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब लड़ रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा उस वक्त सावरकर क्या कर रहे थे? उस वक्त सावरकर क्या कर रहे थे? ये सब बिल्कुल कांग्रेस के थे। मैं पूछना चाहूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे 1942 में, जब 9 अगस्त 1942 अभी संबित ने सवाल पूछा। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। 9 अगस्त 1942 को जिस वक्त क्विट इंडिया चला और करो मरो करा गया महात्मा गांधी की तरफ से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चलाने का काम कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग करके सरकार बना रही थी, सरकार चला रही थी। और सरकार द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, ये बातें तो पहले भी आप कर चुके हैं। पहले नहीं कोट कर चुका, अभी जरूरी है ना। अभी बात की ना कि इनके पुरखे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहा हूं और उसके बाद अपने इस बारे में बताऊंगा। मैं कहना चाहूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लेटर लिखा अंग्रेजों को और अंग्रेजों को लेटर लिख के कहा कि कैसे कांग्रेस को दमन किया जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता को 1942 में दमन किया जाए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। सावरकर क्या कर रहे थे? सावरकर सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों से लड़ने के लिए सैनिकों की भर्ती करने का काम कर रहे थे तो सावरकर अंग्रेजों से कह रहे थे कि खड़े होकर के हिंदू और अंग्रेज साथ खड़े होकर के सुभाष चंद्र बोस की सेना पे हमला करने का काम करेंगे, ये लोग बात नहीं कर रहे थे। अब मैं पूछना चाहूंगा, आप सोनिया जी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सोनिया जी गांधी जी ने जिस वक्त राजीव गांधी की बहू बनने का काम किया, उन्होंने हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का काम किया। आत्मसात करके वो जी रही हैं, उनके पति शहीद हुए, तब उन पर भी आपने इसी तरह से आरोप लगाए थे और इसी तरह से बात करने की कोशिश
कोशिश की थी। नहीं, उनकी पिताश्री कहां से लड़ रहे थे बता दीजिए। आपके पुरखे कहां थे? कमाल की बात है, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे यूरोपियन के खिलाफ, वही यूरोपियन अंग्रेजों के साथ मिलकर के फांसी के फंदे झूलने वालों के साथ मिलकर, अरे जो यूरोपियन के खिलाफ हम लड़ रहे थे वही यूरोपियन आके आज हमको बात सिखा रहे हैं। कह सकते नहीं है, कह सकते नहीं है। ओके, खास सत्य तो इतना ही है। मैं कहना चाहता हूं आपके लोगों ने वेरीफाई की मुल्क के साथ जो नोट इटालियन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, फिर मैं राकेश शिरोर मौलाना अंसार से करूंगा। राजीव त्यागी ये कागज को दिखाइए तो विचार नमनी से कोट कर देता हूं। पेश करिए, आपने अपनी बात विचार नमनी से कोट कर देता हूं। संबित पात्रा में क्यों? मैं 20 सेकंड में बिल्कुल आपको 20 सेकंड मिलेंगे। मैं इतना बोलिए संबित पात्रा, 20 सेकंड का मतलब। अमीश जी मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हिंदुस्तान के पूर्वजों को गाली मत दीजिए कि मेरे पूर्वज और आपके पूर्वज कहीं से नहीं लड़ रहे थे। और वो भी गाली कौन दे रहा है? जो हिंदी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता है, जो हिंदी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता है, इटालियन में लिख के लाके संसद में पढ़ रही हैं, वो यूरोपियन हमारे पूर्वजों को गाली दे रही हैं। अरे मुसोलिनी के साथ उनका संबंध है, उनके पिताजी का, उनके माताजी का, उनके परिवार का। मुसोलिनी के परिवार से आके वो मेरे पूर्वजों के बारे में पूछने वाली कौन है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं आदर करता हूं सोनिया जी का, वो पार्टी के अध्यक्षा है कांग्रेस की। मैं आदर के साथ सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं जब ध्वजा प्रणाम आप करते तो हिटलर को फॉलो करते हैं, ये कौन कर रहा है? आप हिटलर के वंशज जिसमें, अरे छोड़िए, आप तो मुसोलिनी के परिवार के लोग हैं। आप ये जवाब दीजिए, फासीवाद की जड़ से सोनिया जी आई है, फासीवाद के जड़ से सोनिया जी आई है। आप मुसोलिनी और सोनिया जी के परिवार के नहीं, ये तरीका गलत है। ये दिल्ली पुलिस की फाइल से जो कहती है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर आरएसएस क्या कर रहा था। मैंने भी निकाली है। नहीं, मैं तो सिर्फ छोटा सा पूछ रहा हूं। अंग्रेजों के साथ मिलकर के आरएसएस के लोग कागज को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। ये क्या कागज है? ये क्या कागज है राजीव त्यागी? ये क्या कागज है? दलाली कर रहे थे। नहीं, देखिए ये दिल्ली पुलिस की पुलिस फाइल है। दिल्ली पुलिस की पुलिस फाइल है। टुनाइट आई विल सी सर, कौन सा पेपर है? दिल्ली पुलिस की पुलिस फाइल। आप प्रूफ करके दे रहे हैं। आप कौन सा प्रूफ करके दे रहे हैं? मैं कोट करूंगा। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ये कौन सा पेपर है? आप देखिए राजीव त्यागी आप लोगों को टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद इस डिबेट को जारी रखूंगा। छोड़ो सा अंतराल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में बेहद जो पहला दौर था उसके अंदर बहुत कुछ हुआ, और मैं चाहता हूं कि इस दौर में हम सहन शक्ति के साथ एक दूसरे की बात सुने, तर्क को काटे, तर्क से काटे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस दौर की शुरुआत राकेश सिन्हा साहब से करना चाहता हूं, और मैं खालिद अब्दुल्ला आपके पास भी आऊंगा, और मैं आपके पास भी आऊंगा मौलाना अंसार रजा, और संबित पात्रा और राजीव त्यागी मैं आपके पास भी आऊंगा। नहीं, हम लोग बैठे हैं, बहुत सब्र वाले इंसान हैं। नहीं, मैं सीधा रुख करता हूं राकेश सिन्हा का। राकेश सिन्हा, आज सोनिया गांधी ने जो कुछ संसद में कहा और ब्रेक से पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कुछ बातें बोली, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है जरूरी था जो सोनिया गांधी ने बात बोली संसद के अंदर आजादी भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर? नहीं, देखिए सोनिया गांधी जी ने जो कहा उस पर मेरी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना इतिहास वो उसी इतिहास से बनाया है जो इतिहासकारों ने लिखा है, और ये इतिहास नेहरू गांधी परिवार से शुरू होता है और नेहरू गांधी परिवार में सीमित हो जाता है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी और हम कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ रहे थे, उसकी एक खास विशेषता थी। यह सिर्फ साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ लड़ाई थी। हम उस वक्त चाहते तो फासिस्टों और नाजियों से संबंध रखकर अंग्रेजों को पानी पिला सकते थे, लेकिन हमने एक सैद्धांतिक दृष्टि अपनाया। इसके लिए कांग्रेस को श्रेय जाता है। इसलिए सोनिया गांधी जी पर यह प्रासंगिक सवाल बनता है। मैं संघ पर आऊंगा, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। सोनिया जी से एक प्रासंगिक सवाल बनता है कि सोनिया जी एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं और राष्ट्रवाद के प्रति अपनी वो ममता दिखा रही हैं, उस विरासत को ले रही हैं, तो उनको यह बताना पड़ेगा कि उनका परिवार इटली में मुसोलिनी और फांसीवादियों के साथ था या उसका विरोध कर रहा था। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, देश की जनता जानना चाहती है, ठीक है, और उनका कर्तव्य बनता है। उन्होंने आज मुंह खोला, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद बोली। अब आता हूं मैं संघ पर। दो बातें, एक छोटी सी बात मैं बता दूं, एक छोटी सी बात बता दूं।
एक छोटी सी देखिए मां की सेवा में श्रेय लेने की राजनीति नहीं होती है। 4 बेटे अगर मां की सेवा करते हैं तो अपनी डायरियों में नहीं लिखते हैं। हमने वह राजनीति अपनाई कि हम भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, लेकिन श्रेय नहीं लेंगे। और मैं राजीव जी, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। अंसार रजा साहब बैठे हुए वो टीएमसी के नेता के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। हिंदू महासभा पर डिबेट करेंगे, मैं अलग से करूंगा। हिंदू महासभा के आईने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखने की जो इतिहास दृष्टि है वो विकृत दृष्टि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यदि सावरकर हमारे नेता होते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेता होते, तो डॉक्टर हेडगेवार संघ की स्थापना नहीं किए होते। मैं आपको 10 सेकंड की टिप्पणी अलाउ करता हूं। संघ को संघ के रूप में देखिए, संघ की भूमिका में देखिए। संघ और हिंदू महासभा पर अलग से विमर्श हो सकता है, अलग से डिबेट हो सकता है। राजीव जी, आप इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को इतिहास की नजरों से देखिए, इतिहास को वर्तमान की नजरों से नहीं देखिए। राजीव काउंटर पॉइंट। देखिए, जो मेरे बड़े भाई ने कहा कि डायरीज को कोट नहीं करना चाहिए, लीज फ्रॉम अ डायरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लिखी हुई है, कोई कांग्रेसी नेता की तो नहीं लिखी हुई है। लीज फ्रॉम अ डायरी में जब वो कहते हैं कि कैसे अंग्रेजों अरे मैंने प्लीज, अब मैं बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस है मेरे आपसे, आप मेरे बीच में बोलिए। 20 सेकंड दीजिए। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट कहूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बताते हैं अंग्रेजों को कि हम कैसे 1942 का कांग्रेस का आंदोलन कर्म करेंगे। समग्र सावरकर वांग में पेज नंबर 474, जब सावरकर ये कहते हैं कि कानपुर के अधिवेशन में जब ये कहते हैं कि हम लोग बाग जहां जहां अपने सत्ता में हैं, हम लोग बाग अंग्रेजों के साथ रहेंगे, सावरकर के वांग में मैं ये कांग्रेस ने लिखा है। इसके बाद अगर आप गोलवलकर का श्री गुरुजी समग्र दर्शन पढ़ेंगे पेज नंबर 41 से लेकर के 42 तक, तो निश्चित रूप से गोलवलकर साहब को पा जाएंगे कि जब आरएसएस के बहुत सारे लोग बाग चाहते थे कि आरएसएस आंदोलन में कूदे, उस वक्त गोलवलकर साहब ने रोका और उसके साथ साथ हेडगेवार साहब ने रोका। और लास्ट सेंटेंस, जब सुभाष चंद्र बोस का मामला, सुभाष चंद्र बोस जी जो महान क्रांतिकारी, महान सेवक थे भारत माता के, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मत रोकिए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मत रोकिए, आप एक बार गांधी जी के बारे में रोक दीजिए, मुझे नेहरू जी के बारे में रोक दीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मत रोकिए। फिर वही शुरू हो गया। नहीं सुनिए, फिर वही शुरू हो गया। आपने मुझसे कह के 10 सेकंड मांगे, मैंने आपको 40 सेकंड दे दिए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगली टर्न में बोल दीजिए। नहीं, मैं मौलाना अंसार रजा का रुख करता हूं, और मैं क्योंकि अभी तक डिबेट में नहीं आया, खालिद अब्दुल्ला इस डिबेट में नहीं आए हैं, मैं मौलाना अंसार रजा आपसे बात करता हूं। आप किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर जो भाषण सोनिया गांधी ने दिया, क्या वो भाषण सही है? क्या वो भाषण सही था? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। अमित जी, मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब और मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा, इन दोनों लोगों के भाषण को आप सामने रखिए, दोनों के आपने सुनाए। ये सोनिया गांधी की बुराई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं और मोदी साहब की बुराई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। देश कहाँ जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। सोनिया गांधी के बारे में बोला मैं जवाब दूंगा, प्रधानमंत्री के बारे में बोला मैं जवाब दूंगा। ये हो रहा है बीजेपी कांग्रेस में। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अभी डॉक्टर संबित पात्रा साहब ने, बहुत दानिश्वर आदमी, अभी इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज हमें पार्टी नहीं देखना चाहिए, देश देखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? टीएमसी कह रही भाजपा बचाओ देश, भाजपा हटाओ देश बचाओ, बीजेपी कह रही कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। ये क्या हो रहा है? कौन आजादी की बात कर रहा है? आज का दिन इसलिए था, ये 9 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख का वो सुनहरा दिन है। आज के दिन तो हिंदुस्तान के घर घर में घी के चिराग जलाने चाहिए थे पार्टियों को। आज के दिन तो मैसेज जाना चाहिए था पाकिस्तान और चाइना को कि आज के दिन वो चीज चाइना को, आपने बात की कि चाइना की बात आज होनी चाहिए। कल कहां गई थी चाइना की बात, जब एक सीट के लिए जंग हो रही थी इसी हिंदुस्तान में, एक सीट के लिए जंग लड़ी जा रही थी। ये सियासत है। और हम 9 अगस्त को आजादी का दिन मना रहे हैं कि साहब हमने आज से क्रांति शुरू की थी। नहीं, खुदा के वास्ते देश को ऐसी जगह पे मत ला करके। ठीक है, मैंने आपसे तो सवाल पूछा, सोनिया गांधी का भाषण जरूरी था जो उन्होंने बोला? देखिए, सोनिया गांधी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, ठीक है, आप उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहते? बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं। मैं सीधा खालिद अब्दुल्ला का रुख करता हूं, फिर संबित पात्रा में आपकी बात आता हूं। अबू आजमी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं खालिद अब्दुल्ला आपसे पूछता हूं, देश भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और आप कह रहे हैं बीजेपी भारत छोड़ो, कैसे? क्रांति शुरू की थी। नहीं, खुदा के वास्ते देश को ऐसी जगह पे मत ला करके। ठीक है, मैंने आपसे तो सवाल पूछा, सोनिया गांधी का भाषण जरूरी था जो उन्होंने बोला?
देखिए सोनिया गांधी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, ठीक है, आप उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहते? बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। मैं सीधा खालिद अब्दुल्ला का रुख करता हूं, फिर संबित पात्रा में आपकी बात आता हूं। अबू आजमी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं खालिद अब्दुल्ला आपसे पूछता हूं, देश भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और आप कह रहे हैं बीजेपी भारत छोड़ो। कैसे कैसे? सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए देश जरूरी है या टीएमसी और ममता बनर्जी जरूरी है? बताइए। 1942 में क्विट इंडिया का जो स्लोगन था, गांधी जी के अगुवाई पे बहुत सारे पूरे भारत के लोग उससे साथ जुड़ गए थे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और उन्होंने अपनी जबान से ही अपनी एक वाणी निकला बापूजी का। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में कि जब उन्होंने कहा कि बापूजी और गांधी जी की बात बहुत कही। अच्छा खालिद अब्दुल्ला, आजादी को तो कम से कम भारत छोड़ो आंदोलन को तो राजनीति से छोड़ दीजिए। आज के दिन 9 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आप कह रहे हैं बीजेपी भारत छोड़ो, उसके बाद आपकी पार्टी का एक इतिहास है। आपने खुद कांग्रेस आई को छोड़ा है, आपकी नेता ने कांग्रेस आई को छोड़ा है और किस बिना पे छोड़ा है मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप बात करने दे, आप अमित देवगन जी, आप मुझे बात करने दे, आप बताने दे। मैं बता रहा हूं कि जब आपके जबान से यह बात निकलती है बापूजी, और चंद दिनों पहले आपने ही, आपके बीजेपी और आरएसएस के लोग ने ये गांधी जी की हत्यारों को मूर्ति बना के उसकी बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाने की बातें कर रही है। और ये लोग आज गांधी जी की बातें करते हैं, कल गांधी जी के मारने वालों की प्रतिमा बनाते हैं। ऐसे लोगों की छवि आ गई है। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल और भारत छोड़ो बीजेपी स्लोगन लगाई है ममता बनर्जी। मैं कहता हूं कि जो आज भारत में भाग करो, भारत को बटवारे के लिए कांग्रेस छोड़ी थी, बीजेपी किस बात पे छोड़ी थी? आपको पता है? आपकी नेता ममता बनर्जी से पूछिए। कांग्रेस जितनी पार्टी आ जाइए, कांग्रेस से निकल कर आइए, ये सब छोड़ दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अगर आप कांग्रेस के विरोध में आज मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि आप एक बात कांग्रेस के विरोध में, आप मौजूदा कांग्रेस के विरोध में बात करें। आप तो बातें नहीं करने, आप मुझे बोलने का मौका दें। मैंने आपको मौका दिया, बात करने का मौका दे। अनिश जी, मैं 1 मिनट लीजिए 20 सेकंड राजीव त्यागी होल्ड। अगर भारत को भाग करना चाहता है, भारत को बंटवारा करने चाहता है, तो ऐसे पार्टी को मैं समझता हूं भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है, उनको यहाँ से छोड़ने की भी जरूरत है। और यही स्लोगन ममता बनर्जी ने दिया है कि भारत को बांटने नहीं देंगे, भारत को बंटवारा से हम रोकेंगे। इसलिए कही है ममता बनर्जी के भारत छोड़ो आंदोलन बीजेपी का होना चाहिए, बीजेपी को हटाना चाहिए, क्योंकि वो भारत में बंटवारे की राजनीति कर रही है। उसके साथ है संबित पात्रा। जवाब दीजिए, क्यों जरूरत पड़ी है बीजेपी भारत छोड़ो बोलने की टीएमसी को? अच्छा, मैं जवाब देता हूं। मैं टीएमसी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछता हूं। ये टीएमसी के माइनॉरिटी मोर्चा के हैं, जहां तक मुझे मालूम है। आप ही के माइनॉरिटी मोर्चा के एक व्यक्ति जो कि अब विधायक है, जिनका नाम है बॉबी हाकिम जी ने अपने चुनाव के समय अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम किया दिया था, आप भी सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसको मैं मिनी पाकिस्तान कहता हूं, और भारत छोड़ के हम चले जाएं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिनी पाकिस्तान कहें। और अभी मैं खालिद साहब को कहूंगा कि अगर 1942 में वंदे मातरम का नारा महात्मा गांधी जी ने लगाया था, पूरा हिंदुस्तान वंदे मातरम के इस नारे के साथ गांधी जी के पीछे थे। आप पहले मेरे साथ वंदे मातरम बोलिए, फिर 1942 पे डिबेट करिएगा। आप मेरे साथ वंदे मातरम बोलिए वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम। आपको तो वंदे मातरम भी नहीं बोला जाता है, आप हमको बाहर निकाल रहे हैं। आपको बाहर जाना चाहिए देश से। जो देश में वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो देश में जनगण मन नहीं बोल सकता, वो गांधी जी की बात क्या कर रहा है? आप मेरे साथ वंदे मातरम बोल के तो दिखाइए एक बार। अरे आप एक बार वंदे मातरम बोल के दिखाइए, वंदे मातरम बोल के दिखाइए मेरे साथ। आपको तो वंदे मातरम बोलने से परहेज है। आप क्या नेशनलिज्म पे बात कर रहे हैं? आप क्या राष्ट्रवादिता पे बात कर रहे हैं? कमाल है। खालिद अब्दुल्ला रुकिए, अबू आजमी को डिबेट में लेके आना चाहता हूं। करोगे तो वंदे मातरम है। अबू आजमी को डिबेट में लेके आना चाहता हूं। वंदे मातरम है। अच्छा, आप लोग वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते हैं, मगर आप लोग सब भारत की स्वतंत्रता और 1942 में बोलने के डिबेट करने आ गए। कमाल है।
देश में। ठीक है, ये सब वंदे मातरम नहीं चलेगा। अबू आजमी का ये कमाल है, ये कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा और ये डिबेट करेगा किस पे? भारत छोड़ो आंदोलन पे। बेहतर जीवन देना वंदे मातरम है। ठीक है, कर रही है भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम? तो ऐसी सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। अरे खालिद अब्दुल्ला, अब रुक जाइए। नहीं, कोई मत बोलिए वंदे मातरम, हम अकेले बोल लेंगे, आप लोग बैठिए खाली। ये यहाँ पे आप लोग बैठिए, मत बोलिए वंदे मातरम, मगर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पे डिबेट मत करिए। फिर इस्लाम पे खतरा, उस पर डिबेट करिए। चलिए, झंडे की भी बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं। आप तो बैठिए, मुसोलिनी डिबेट का टॉपिक मुसोलिनी का जवाब तो दिया नहीं अभी तक। संबित आपने अपनी बात रख ली। अबू आजमी में आपका रुख करता हूं। नहीं, वो मुसोलिनी वाला जवाब नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक दूसरे को दोनों नीचा दिखाओ। आप दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाओ। कोई नीचा नहीं, सब सबके पूर्वज यहाँ लड़ रहे थे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अबू आजमी के। राजीव त्यागी, मैं अबू आजमी का रुख करता हूँ। अबू आजमी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कुछ आज संसद में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बात करी और सोनिया गांधी ने पॉलिटिक्स की बात करी, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, मैं तो असेंबली में था सुबह से, अभी आपके डिबेट के लिए निकल के आया हूं। मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है कि आज जो है कहा गया कि एक भय का माहौल है देश के अंदर। ये 100% सही है। बिल्कुल मेरी बात से एक आदमी आज इस बात से बिल्कुल राजी होगा कि आज देश में भय का माहौल है। लगता है आज मुझे कल 2 लोग मिले कि आसिम भाई, हमारी दिवाली की छुट्टी हो रही है, मेरी दाढ़ी है, कुर्ता पैजामा है, मैं ट्रेन में जाऊं तो कैसे जाऊं, मुझे डर लगता है। मैं खाने के लिए क्या ले जाऊं, क्या नहीं ले जाऊं, मुझे डर लगता है कभी मेरे ऊपर हमला हो जाएगा। अच्छा, आज ये कह रहे हैं वंदे मातरम पढ़ो, वंदे मातरम पढ़ो। अरे भाई, गांधी जी का नारा था, आपको याद नहीं क्या? गांधी, सुनिए जरा बात, मुझे बोलने दीजिए जरा। आप ये बातें तो 365 दिन हो सकती है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप नहीं, आपकी बात सुनते हैं। ये बातें तो 365 दिन हो सकती हैं। नहीं, क्या हो सकती है? मैं बिल्कुल एक सेकंड ये आज का ये नारा होना ही चाहिए कि जो लोग देश का बंटवारा धर्म के नाम कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, वो मूवमेंट फिर शुरू होना चाहिए। एक बार अंग्रेज भगाया गया है, अब इस देश में जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको भी भगाना पड़ेगा। ठीक है, राकेश सिन्हा जवाब। राकेश ये क्या बोल रहे हैं? हिंदुओं को देश से भगाना पड़ेगा? देखिए, अबू आजमी हिंदुओं को देश से भगाना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं अबू आजमी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं, आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं। भगाना चाहते हैं। राकेश सिन्हा, अपनी बात कहिए। मैं अपनी बात रखूं। राकेश सिन्हा, आप हिंदुओं का मिसयूज करके सत्ता में रहना चाहते हैं। मैं इतनी बात कहना, मैं एक बात कह दूं, अबू आजमी साहब, दुनिया जानती है कि आपने मुंबई में क्या करते हैं, किस प्रकार की राजनीति करते हैं। मैं आपका विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ सोनिया जी के संदर्भ में। आज बहुत अच्छा काम करता हूँ, हिंदू मुस्लिम प्रेम की बात करता हूँ कि भारत का इतिहास, आप सुन लीजिए ना, मैं कहाँ आपत्ति की, मैंने तो कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भारत का इतिहास होता है। अब तक उस इतिहास में क्या था? सुभाष चंद्र बोस को हाशिए पर रखा गया। अब तक उस इतिहास में क्या था? सोनिया जी को नहीं मालूम है कि ब्रिटिश सरकार, आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा है, सोनिया, कांग्रेस के लोग पढ़ लें, ब्रिटिश सरकार इस बात से डर रही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज मिलकर उनके खिलाफ कहीं सशस्त्र संघर्ष न कर दे। और यह संघर्ष, आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, आपको मौका मिलेगा। भारत का इतिहास और इटली के इतिहास में एक अंतर है। सोनिया गांधी जिस वक्त इटली में थी, उस वक्त फांसीवाद था, भारत फांसीवाद के विरोध में था। मैंने बार पूछा, राजीव जी जवाब दीजिए। हिंद सेना का गठन कर रहे थे, आजाद हिंद फौज बनाने का काम कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस के राजीव जी 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड और कहा कि आरएसएस के लोग सोनिया गांधी पत्रा जी से मुझे 1-to-1 बात करने दीजिए। जिन कम्युनिस्टों ने 42 के आंदोलन में गद्दारी की, उसके साथ तो सोनिया गांधी पत्रा जी से मुझे 1-to-1 बात करने दीजिए। एक बार बोल देती सोनिया गांधी कांग्रेसों से, तुम माफी मांग लो 42 के आंदोलन में देश को धोखा देने के लिए, देश के साथ गद्दारी करने के लिए। राजीव जी, आपको बताना चाहिए कांग्रेसों की क्या भूमिका थी, क्यों सीतारामन के साथ आप बैठते हैं, क्यों सीतारामन के साथ सोनिया गांधी का गठबंधन है। भगत सिंह मैं ब्रेक लेता हूं, मुझे लगता है मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और इस दौर में मेरा विनम्र निवेदन है तमाम पैनलिस्ट है कि वो अपनी समय पर बोले। मैं अबू आजमी और संबित पात्रा का रुख करता हूं। पहले मैं सीधा उनके पास चलता हूं। मैं अबू आजमी आपके पास आ रहा हूं और मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि वाकई इस देश में भय का माहौल है या विपक्ष में भय है बीजेपी से हारने का, निरंतर हारने का? नहीं भाई, आप देखिए, राजनीतिक पार्टियां छोड़ दीजिए, आम आदमी को भय है। आप एक न्यूज चैनल वाले हैं, आप नहीं देख रहे रोजाना? आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, हम आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। आप आए इस दौर में और आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं और मैं इस दौर के अंदर खालिद अब्दुल्ला आपके पास भी आऊंगा और राकेश सिन्हा आपके पास भी आऊंगा। संबित पात्रा, मैं आपसे जानने, मैं बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा। राजीव जी, मैं आपसे संबित पात्रा पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से डर का माहौल बनाने की कोशिश हुई, ये राजनीतिक डर है या वाकई मुल्क के अंदर डर है? देखिए अमीश जी, अगर मुल्क के अंदर डर होता तो मुल्क की ये जनता, जो कि बहुत बुद्धिमान जनता है, अपने बैलेट पेपर के माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाती। मगर जिस प्रकार से 325 सीट अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में दिया और बाकी राज्यों में मिला है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो राजनीतिक डर का माहौल कुछ राजनीतिक पार्टी बना रही है, वो उनके अंदर का डर है जो वो देश के नाम थोपना चाहती है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमीश जी, आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? हम सब ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा हम सब को सीखने की आवश्यकता है इतिहास से। जो कालखंड 1857 से 1942 के बीच का 85 ईयर्स का कालखंड था, उसमें भारत के लोग एक हुए, उनमें एक नई ऊर्जा थी, उनमें एक आशा थी भारत को स्वतंत्र करने का, और यह फलीभूत हुआ। तो हमें भविष्य में भी ऐसा ही एक संकल्प लेकर 2022 तक भारत एक नूतन भारत बने, नया भारत बने, हम एक होकर आगे बढ़े। खालिद अब्दुल्ला, ऐसा क्या प्रधानमंत्री जी ने गलत कह दिया जो इन सब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? क्या गलत कह दिया, मुझे बताइए जरा। खालिद अब्दुल्ला, बताइए क्या प्रधानमंत्री ने गलत बोला? 30 सेकंड में बताइए खालिद भाई। देखिए, मैं तो पहले ही बताया कि आपने आज जो प्रधानमंत्री की भाषण थी सबों ने सुना। उसमें गलत क्या था? एक बात कही, नेहरू जी की बात, नेहरू जी की, गांधी जी की बात कही और बापू जी भी कहा उन्होंने। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप गांधी जी कर रहे हैं, उनके आंदोलन को सराह रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ आपके साथी सहयोगी वो गांधी जी के हथियारों की मूर्ति बनाकर गलत क्या कहा? बड़ी-बड़ी नहीं, ये विषय नहीं है। गलत क्या कहा? गलत क्या क्या प्राइम मिनिस्टर ने आज के भाषण में? आप एक तरफ गांधी जी की क्विट इंडिया को आप सराह रहे हैं, और एक तरफ गांधी जी के हथियारों का आप प्रतिमा और मूर्ति बना के लगा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे गलत क्या? दोहरी नीति है, इसमें तो साथ होना होगा। ठीक है, ओके। मैं राकेश सिन्हा आपके पास आता हूं और राजीव त्यागी फिर आपके पास आता हूं। ठीक है राकेश सिन्हा, आज प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासत नहीं हो पा रही है, इसमें कोई दोराई नहीं है। कांग्रेस भी गलती नहीं निकाल पा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। अगर निकाल पा रहे तो बोल दीजिए राजीव त्यागी। राकेश जी बोल दे। नहीं, आपके पास अगर कोई गलती है तो निकाल दीजिए। राकेश सिन्हा, ओवर टू यू। फिर राकेश जी कहेंगे मैं बोलने नहीं दे रहा हूं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज का दिन ऐसा था जब हम सब मिलकर उस संकल्प को दोहराते, जो संकल्प डू एंड डाई, करो या मरो का संकल्प गांधी जी ने दिया था। वह संदर्भ था अंग्रेजों को हटाने का। आज संदर्भ है अपने नागरिक समाज से, अपने समाज से जातिवाद को, सांप्रदायिकता को, भ्रष्टाचार को मिटाने का। लेकिन मैं दो छोटी छोटी बातें टिप्पणी करना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी बहुत दिनों के बाद मुंह खोली तो ऐसा इतिहास बोध लेकर आई। और राजीव जी, आप बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, आप होमवर्क करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता होने चाहिए जिनका अध्ययन और अनुभव दोनों हो। लेकिन आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर हम डिबेट कर लेंगे, वो जनसंघ के नेता थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच में क्या संबंध था, वह अलग डिबेट है। सावरकर जी और संघ के बीच के संबंध अलग डिबेट है। आप संघ की, मेरी इतनी ही आपत्ति है राजीव जी, मेरी इतनी ही आपत्ति है कि राष्ट्रीय चिमुर में संघ के करीब 6 कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा मिली और आजीवन कारावास मिली। हमने चिमुर के पुलिस स्टेशन पर भारत के तिरंगा झंडा को फहराने के लिए आजादी में बलिदान दिया।
42 के आंदोलन में 40 में संघ की शाखाओं पर ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। 45 में जाकर राकेश जी कैंप पर रेड किए गए, कैंप टाइम लिमिट है राकेश जी, जवाब सुन लेते हैं। और राकेश सिन्हा जी आपको राय दूंगा, आपको राय दूंगा, आप गलती भी निकाल लेते प्रधानमंत्री के भाषण में, अगर है तो निकाल। आपको राय दूंगा कि मुझे विद्वान बता करके आप अपने तीर से निशाना मत साधिए। संघ के बारे में जो मैंने प्रमाण रखे हैं, सावरकर के वांग्मय से लेकर के, गोलवलकर के वांग्मय से लेकर के, सारी चीज कोर्ट की है। वर्तमान पे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, इसलिए वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। कांग्रेस भयभीत नहीं है, इसलिए वो कहती है गरीब मुक्त भारत होगा, बेरोजगारी मुक्त भारत होगा, महंगाई मुक्त भारत होगा, किसान को दाम मिलने का काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में से गलती निकाल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण है वो ठीक ऐसे ही है कि जैसे कोई व्यक्ति झूठ का पुलिंदा पेश करे, तथ्यों के हिसाब से गलती निकाली। नहीं, ये जनरल भाषा है। देखिए तथ्यों के ये तो पान की दुकान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी बोल देगा सर कि जिनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं होता वो दूसरों के पूर्वजों पे बात करने का काम करते हैं। अब आपको मेरा टाइम मिल गया। संबित पात्रा फाइनल रिस्पांस 20 सेकंड। संबित पात्रा दर से ग्रोथ कर रही है। संबित पात्रा फाइनल रिस्पांस आखिरी दौर में, आखिरी 20 सेकंड है। संबित पात्रा मेक योर पॉइंट। देखिए गाड़ी जब चलाना होता है, देश रूपी गाड़ी को चलाना होता है, जब देश रूपी गाड़ी को चलाना होता है तो केवल रियर मिरर में देख के गाड़ी नहीं चलाया जाता है, आपको आगे भी देखना पड़ता है। प्रधानमंत्री आगे रोजगार पे गारंटी दे दीजिए, और मैं सोनिया जी से इतना पूछना चाहता हूं, शुक्रिया, अभी तक मुझे जवाब मिला नहीं कि सोनिया जी का परिवार। ठीक है, हर चीज की आप गारंटी मांग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में पार्ट लेने के लिए। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक स्वर में बोलती, देश के लिए बोलती, तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन क्या करें, अगस्त क्रांति में भी सियासी रोटियां सेकी जाती हैं और सेकी गई हैं आज संसद के अंदर। लेकिन ये बात सोचनी होगी, क्या ये जरूरी था? क्या ये जरूरी था? आज का निष्कर्ष यही है, क्या साल में एक दिन राजनीति को नहीं तिलाया जा सकता, छोड़ा जा सकता? फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, और अब वक्त है हम तो पूछेंगे।